प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य धाराओं के अंतर्गत स्थापत्य कला में मंदिर स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले पेपर में स्थापत्य कला के इतिहास के बारे में कि किस किस समय में स्थापत्य कला का किस प्रकार विकास हुआ और मंदिर स्थापत्य का विकास किस प्रकार हुआ उसके बारे में बात की थी। मंदिरों के निर्माण के अंतर्गत गुप्त काल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि मौर्य काल में हम ये देखते हैं कि बौद्ध धर्म जो था उसका विकास हुआ, वो अपने चरम उत्कर्ष के ऊपर था, किंतु गुप्त काल में हमें ब्राह्मण धर्म का उत्कर्ष दिखाई देता है। धार्मिकता के कारण देवताओं के मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ और गुप्त धर्म से ब्राह्मण थे और विशेष रूप से विष्णु के उपासक थे। इसलिए हमें जो हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवता हैं, विष्णु, शिव और शक्ति, उनके मंदिरों का निर्माण हमें इस काल में दिखाई देता है। गुप्त काल के जो मंदिर थे उनकी 5 विशिष्टताएं थीं। वो विशिष्टताएं ये थी कि सबसे पहली बात तो उनकी छत समतल होती थी। कम ऊंचे खंभों वाले चौकोर भवन जैसे मंदिर, जैसे कि ईरान का विष्णु और वराह मंदिर है या तिगाया का कंगाली देवी मंदिर है, इन मंदिरों में का केंद्र यानी गर्भगृह में एक प्रवेश द्वार है और एक मंडप होता था। दूसरी विशिष्टता यह थी कि इस शैली के बने मंदिरों में एक और चीज़ जुड़ी और वो थी प्रदक्षिणा, यानी चारों तरफ चक्कर काटने का मार्ग, जैसे कि भूमरा मध्य प्रदेश का शिव मंदिर और ऐहोल का लाग खान। तीसरी, कम और समतल शिखरों वाले चतुर्भुज मंदिर जैसे दशावतार मंदिर और भीतर गांव के ईंट मंदिर। इन मंदिरों का आधार एक ऊंचा चबूतरा होता है और उसके ऊपर महलनुमा विशाल मंदिर का निर्माण किया जाता है। द्वितीय और तृतीय शैली के मंदिर में कई मंजिलें और शिकारा शैली के मंदिरों का निर्माण उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में एक साथ हुआ। चौथी विशिष्टता रही आयताकार मंदिर जिनकी छत गोलाकार होती थी, जैसे कि सेजारला का कपोतेश्वर मंदिर। और 5वीं विशिष्टता थी गोलाकार मंदिर जो आयताकार स्वरूप लिए होते थे, और इन मंदिरों में एक प्रमुख उदाहरण है राजगीर का मनियार मठ। गुप्तकालीन जो वास्तु कला है उसमें सूक्ष्म अनुशीलन और से ये स्पष्ट होता है कि इस रचना में, इस वास्तु में हमें सौंदर्य और शिल्प में नवीनतम और सृजनात्मक सूत्र हमको मिलते हैं। गुप्तकालीन जो वास्तुकला है उसमें भवन सामग्री के आधार पर हम इनको 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो ईंट निर्मित स्थापत्य, दूसरा गढ़े पत्थरों से निर्मित स्थापत्य और शैलकृत गुहा स्थापत्य। इन तीनों ही माध्यमों में हमें हिंदू और बौद्ध धार्मिक भवनों का निर्माण दिखाई देता है, और इसके अतिरिक्त कीर्ति स्तंभ, ध्वज स्तंभ और स्मारक स्तंभ भी हमें गुप्त काल में दिखाई देते हैं। प्राचीन भारत में गुप्त काल के विकास के बाद में हम ये देखते हैं कि जो मंदिर निर्माण शैली है उनका विकास हुआ, और कालांतर में हम ये देखते हैं कि प्राचीन भारत के अंदर हमें 2 प्रमुख शैलियाँ दिखाई देती हैं, पहली नागर और दूसरी बेसर। और बाद में एक और शैली विकसित हुई जिसका नाम है बेसर शैली। नागर शैली का संबंध उत्तर और द्रविड़ शैली का संबंध दक्षिण भारत से रहा है, और कालांतर में इन दोनों शैलियों के
तत्वों के मिश्रण से एक नई शैली का उद्भव हुआ जो कि बेसर शैली कहलाती है। नागर शैली के मुख्य आचार्य शंभु, गर्ग, अत्रि, वशिष्ठ, पाराशर, बृहदर्थ, विश्वकर्मा तथा वासुदेव हैं। और द्राविड़ शैली या द्रविड़ पर दक्षिणी परंपरा की जो द्राविड़ शैली है उसके प्रमुख आचार्य रहे ब्रह्मा, त्वष्ट्रा, मय, मतंग, भृगु तथा कश्यप। अब हम इन शैलियों की विशिष्टताओं की अगर हम बात करें, इनकी भिन्नताओं की अगर बात करें या इनकी क्या आधार थे उनके आधार पर हम बात करें, तो नागर शैली का जो अभ्युदय है वो नगर से है। यानी जो मंदिर नगर में निर्मित हुए उन्हें नागर शैली के मंदिर कहा गया। मंदिर निर्माण को नगर निर्माण का अविभाज्य अंग माना गया, इसी कारण इसका नामकरण नागर हुआ। और हालांकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नगरों में ही बने, कस्बों और गांवों में भी हमें इस प्रकार के मंदिर मिलते हैं, किंतु इसका नामकरण नगर के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए ये नागर कहलाते हैं। नागर शैली उत्तर भारत से संबंध रही और गुप्तकालीन वस्तु जो स्थापत्य थी उसकी विकसित और परिवर्तित स्वरूप इसको कहा जा सकता है। उत्तर भारत में कुछ स्थानीय विशेषताओं के साथ नागर शैली के मंदिरों का बड़ी संख्या में निर्माण हुआ। पूर्व में बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र तक और उत्तर में कांगड़ा व चंबा के क्षेत्र और दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक हमें इस प्रकार के मंदिर मिलते हैं। हिमालय क्षेत्र में नागर शैली पर्वतीय शैली, गुजरात में लाट शैली और उड़ीसा में कलिंग शैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो मंदिर शैली है इस शैली के मंदिर रथ पद्धति के आधार पर निर्मित होते हैं, जिनके अंतर्गत गर्भगृह, मंडप, अंतराल, अर्धमंडप और प्रदक्षिणा पथ, इस 5 भाग इस मंदिर के अंतर्गत होते हैं। गर्भगृह वो स्थान है जहाँ पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मंडप वह स्थान है जहाँ उपासक खड़े होते हैं। अंतराल गर्भगृह और मंडप के बीच का स्थान है। अर्धमंडप मंडप का नवीन विस्तार है और प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा का स्थान है। नागर पद्धति से चतुष्कोणीय मंदिरों का निर्माण हुआ। चतुष्कोणीय, और इस शैली के मंदिरों के 8 प्रमुख अंग होते थे, जिसे अष्टवर्ग भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला होता था अधिष्ठान, जिसे मूल आधार जिस पर संपूर्ण भवन खड़ा होता था। दूसरा शिखर, मंदिर का शीर्ष भाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग। तीसरा कलश, यानी कि शिखर का शीर्ष भाग जो कलश है या कलश जैसा है। चौथा आमलक, शिखर के शीर्ष व कलश के नीचे वर्तुलाकार भाग, यानी जिस पर कलश टिका हुआ है। आम की पत्तियों जैसी जो आकृति है वह आमलक है। ग्रीवा, शिखर का ऊपरी ढलवां भाग, जिसके ऊपर जहाँ जो शिखर है। कपोत, कपोत का तात्पर्य है कि किसी द्वार, खिड़की, दीवार या स्तंभ का ऊपरी छत से जुड़ा भाग, कॉर्निश। मसूरक, नींव और दीवार के बीच का भाग। और अंतिम है जंघा, गर्भगृह की दीवारें।
इसको अगर हम स्पष्ट रूप से देखें तो आपको इस चित्र में दिखाई देगा कि यह जो नागर शैली का जो मंदिर है, इस नागर शैली के अंदर हमें इसके सारे अंग दिखाई दे रहे हैं। ये नागर शैली का मंदिर है। इसमें हमें सारी चीज़ दिखाई दे रही हैं कि ये जो कॉर्निश है यह कपोत है, ये जो इलाका है यह अर्ध मंडप है यानी मंडप से आगे का इलाका, और जो मुख्य मंडप है वो महामंडप कहला रहा है। जो दीवारें हैं वो जंघा कहला रही हैं, जो नींव जो आधार है वो अधिष्ठान है, और जो इसकी ऊंचाई है वह शिखर है, और इन दोनों के बीच का जो भाग है वह अंतराल है। महामंडप और शिखर के बीच का जो भाग है, जो खाली स्थान है, वह अंतराल है, और जिस पर आमलक टिका हुआ है ढलवां भाग वह ग्रीवा है, और उसके ऊपर जो आम की पत्तियों की एक वर्तुलाकार आकृति बनी हुई है वह आमलक है, और उस आमलक के ऊपर एक कलश जैसी आकृति है वह कलश है। तो नागर शैली के मंदिर के अंतर्गत हमको ये 8 अंग दिखाई देते हैं। खाली इनसे ही मंदिर का निर्माण नहीं होता था, इनके अलावा अधिष्ठान का ऊपरी प्लेटफॉर्म जो था जिस पर यह अधिष्ठान बना होता था वह जगती कहलाता था। जैसा कि हम इस मंदिर में देख रहे हैं कि यह जो मंदिर जिस पर बना हुआ है, पूरा जो आधार है वह जगती है। इसके अतिरिक्त मूल मंदिर के शिखर के उपरांत एवं अंतराल देकर स्तूपवत मंडप भी बनाए जाते थे, जो कि क्रमशः घटती ऊंचाई व विस्तार के साथ महामंडप, मंडप और अर्धमंडप कहलाते थे। द्वार व स्तंभ बहुधा सर्पाकृति वाले होते थे। तोरण द्वार के रूप में शिखर से जुड़ने वाले उपशिखर उरुश्रृंग कहलाते थे, और शिखर को विमान भी कहा जाता था। नागर शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं उन मंदिरों का निर्माण तात्कालिक शासकों, सामंतों एवं व्यापारियों की धार्मिक प्रवृत्ति तथा कलात्मक अभिरुचि व दानशीलता के रूप में इनका निर्माण हुआ था, जो कि भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की बहुत ही अनुपम व बहुमूल्य धरोहरें हैं। ये प्रमुख मंदिर हैं गुर्जर प्रतिहार शासकों के ओसिया, शामलाजी रोड, आभानेरी, चंद्रावती, चित्तौड़गढ़, ग्यारसपुर और ग्वालियर के मंदिर। पाल राजाओं ने नालंदा, कुर्कीहार और राजगिरी के मंदिर। सोम व गंग राजाओं ने भुवनेश्वर, कोणार्क व पुरी के मंदिर। सोलंकियों ने दिलवाड़ा, आबू, कुंभारिया, तरगो, जालोर और मोटेरा के मंदिर। चंदेलों ने खजुराहो, महोबा, टीकमगढ़ और अजयगढ़ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर। परमारों ने विदिशा, उज्जैन, वाडोह, पठारी, धारा, मंदसौर, दशपुर, भोजपुर और ऊना के मंदिर। और राजस्थान में उदयपुर, अथुरना, चंद्रावती, चित्तौड़, जालौर, किराड़ू और चहमानोग ने नाडौल में सुंदर व भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शैव और वैष्णव मंदिरों की प्रधानता के साथ साथ शाक्त, जैन और सूर्य मंदिरों का निर्माण विशेष रूप से हुआ। इस तरीके से नागर शैली के जो मंदिर हैं वो हमें राजस्थान, मध्य भारत और उड़ीसा के अंदर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अब अगर हम बात करें दक्षिण भारत की द्राविड़ शैली, जो कि दक्षिण भारत में विकसित हुई, यह नागर शैली से एक भिन्न शैली थी। विंध्य पर्वत को पार करके और विशेष रूप से कृष्णा नदी से लेकर के कुमारी अंतरीप के मध्य सुदूर दक्षिण में निर्मित जो मंदिर हैं वे द्राविड़ शैली के अंतर्गत रखे जाते हैं। पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल और पांड्य शासकों के द्वारा इस शैली के मंदिरों
के निर्माण में विशेष योगदान दिया गया। सामान्यतः 8वीं शताब्दी के मध्य पल्लव शैली के मंदिरों में मामल्लपुरम मंदिर, कांची के कैलाशनाथ और बैकुंठ पेरुमाल के मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं। मंदिर से लगे सुंदर मूर्ति फलक विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जैसे गंगावतरण, शेषशायी विष्णु, महिषासुर का पीछा करती हुई दुर्गा। द्रविड़ शैली में नागर शैली से कई भिन्न बातें हैं। इस शैली के मंदिर तंजौर, मदुरई, श्रीरंगपट्टम, चिदम्बरम और रामेश्वरम में देखे जा सकते हैं। ये जो शैली है इसका दीर्घकालीन विकास हुआ। द्राविड़ शैली को हम 5 महान राजवंशों में विभक्त कर सकते हैं। पहला 600 से 900 ईस्वी के मध्य पल्लव कालीन पद्धति, जिसमें पल्लव शासकों के द्वारा, जिसे कि माम्मल शैली भी कहते हैं, और इसकी 4 उपशैलियां हैं, महेंद्र शैली, माम्मल शैली, राज सिंह और नंदीवर्धन शैली और अपराजित शैली। महेंद्र वर्मन ने गुफा मंदिरों की निर्माण शैली विकसित की, जिसमें शिलाओं को तराशकर मंदिर बनवाए गए, जिसके प्रमुख मंदिर हैं लक्षितान मंडप, रुद्रावलीश्वर मंदिर, पंच पांडव मंदिर, विष्णु मंडप। दूसरे हैं 900 से 1150 के बीच के चोलकालीन मंदिर। चोल शासक आदित्य प्रथम द्वारा निर्मित तिरुवकर्टले व सुंदरेश्वर मंदिर, कुंभकोणम का नागेश्वर, राजा परांतप प्रथम द्वारा निर्मित निवासनल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर। इसके अतिरिक्त चोल शासकों द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदीश्वर और दारापुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। ये तीनों ही द्रविड़ शैली की चोल कला के बड़े उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। अगले हैं 1150 से 1350 ईस्वी के पांड्यकालीन मंदिर, जो कि पांड्य राजवंश के अंतर्गत निर्मित हुए, जिनमें मंदिरों में शिखर के साथ उनके चारों ओर घेरने वाली दीवारों के प्रवेश द्वारों को भी बड़ा महत्व दिया गया। प्रवेश द्वार चारों दिशाओं में बनाए गए और उनके ऊपर पहरेदारी के लिए कक्ष बनाए गए और ऊंचे शिखर बनाए गए, जिन्हें गोपुरम कहा गया, जिनमें मदुरई, श्रीरंगपट्टम आदि के जो गोपुरम युक्त मंदिर हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं। चौथा राजवंश रहा विजयनगर पद्धति का स्थापत्य काल, जिसमें कल्याण मंडप और सहस्र स्तंभीय मंडप, ये दोनों ही भवन स्तंभों पर निर्मित हैं और इनमें स्तंभों पर अलंकरण के रूप में पशुओं को विशिष्ट रूप से उत्कीर्ण किया गया है। स्तंभों के अलंकरण पर विशेष महत्व इनमें दिया गया है। और अगले हैं इसी मंदिर वास्तुकला में हम्फी का विट्ठल स्वामी मंदिर, जिसकी शुरुआत देवराय द्वितीय के समय में हुई, और भुवन विजय मंदिर, जो कि विजयनगर के अंतर्गत, जिसे कृष्णदेव राया द्वारा उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। और 5वां जो शैली थी वो मदुरा के नायक। इस शैली में जो विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद में जो नायकों का उदय हुआ, नायक वंश का उदय हुआ, उन्होंने वेल्लोर, जिंजी, तंजावुर और इकेरी में महान दुर्गों का निर्माण करवाया और मंदिरों का उसके अंतर्गत निर्माण करवाया गया। तिरुमलाई नायक के समय में मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर इसका बहुत ही सुंदर नमूना है। इसके अतिरिक्त जो मीनाक्षी के मंदिर को आदर्श मान करके श्रीरंगम, तिरुचनापल्ली का, तिरुवरूर, रामेश्वरम, चिदम्बरम के मंदिरों का भी निर्माण हुआ। जो दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली है उसके 3
प्रमुख अंग थे गोपुर, स्तंभ और स्तंभ युक्त विशाल मंडप और पुष्कारिणी या स्नानागार। द्राविड़ शैली की जो विशेषताएं थी, जैसे अगर हम बात करें तो नागर शैली में वर्गाकार, तो द्राविड़ शैली में आयताकार। द्राविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनका शरीर विस्तृत और आयताकार होता था, मस्तक उनका गुंबदाकार होता था, मंदिर का प्रांगण अति विस्तृत और उच्च प्राचीरों से घिरा हुआ होता था, परकोटे में सभी आवश्यक तत्वों का प्रावधान होता था। विशाल प्रांगण में अनेक छोटे छोटे देवालय होते थे और उपासकों के विश्राम के लिए एक बहुस्तंभीय मंडप होता था। गर्भगृह के ऊपर पिरामिड नुमा शिखर होता था, जिसके शीर्ष का आकार औंधी नाव के जैसा होता था। शिखर विभिन्न देवी देवताओं से अलंकृत होता था और ये जो मंदिर है कालांतर में नगर रूप धारण कर लेते थे और प्रवेश द्वार गोपुर जैसा होता था। मंदिर के गोपुर यानी मुख्य द्वार चारों दिशाओं में निर्मित होते थे और मंदिर में एक कृत्रिम तालाब का निर्माण भी कराया जाता था। तो अगर हम देखें, इसके अतिरिक्त द्रविड़ शैली के जो प्रमुख मंदिर हैं वो है कांचीपुरम का मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल का मंदिर। महाबलीपुरम की भांति महाबलीपुरम में और कांचीपुरम में हमें इस शैली के बहुत सारे मंदिर मिलते हैं। नागर शैली और द्राविड़ शैली का जो फर्क है, नागर शैली वर्गाकार है, द्रविड़ शैली आयताकार आधार पर निर्मित है। नागर शैली में शिखर की संरचना पहाड़ की चोटी के समान होती है, जबकि द्रविड़ शैली में शिखर की संरचना पिरामिड के समान होती है। नागर शैली में शिखर के साथ उपशिखर की ऊर्ध्वरेखीय परंपरा है और द्रविड़ शैली में शिखर का क्षैतिज विभाजन और शिखर पर मूर्तियों की परंपरा है। नागर शैली में शिखर के शीर्ष भाग पर आमलक और उसके ऊपर कलश है और द्रविड़ शैली में शिखर के शीर्ष भाग पर कलश की जगह बेलनाकार और एक ओर से अर्धचंद्राकार संरचना और उसके ऊपर अनेक कलशवत स्तूपिकाएं हैं। नागर शैली में शिखर सामान्यतः एक मंजिल का है, जबकि द्राविड़ शैली में शिखर सामान्यतः बहुमंजिले हैं। नागर शैली में गर्भगृह के सामने मंडप और अर्धमंडप है। द्राविड़ शैली में गर्भगृह के सामने मंडप आवश्यक नहीं है। प्राय शिखर विहीन मंडप चावड़ी या चौलत्री के रूप में स्तंभ युक्त महाकक्ष में मिलते हैं। नागर शैली में द्वार के रूप में सामान्यतः तोरण द्वार मिलते हैं, जबकि द्राविड़ शैली में सामान्यतः विशाल गोपुरम मिलते हैं। नागर शैली में मंदिर का जो परिसर है वो सामान्य है, जबकि द्राविड़ शैली में मंदिर का परिसर एक तरीके से विशाल प्रांगण या आंगन जैसा है। नागर शैली में परिसर में जल आवश्यक नहीं है, जबकि द्राविड़ शैली में कल्याणी या पुष्करिणी या जलाशय का होना अति आवश्यक है। नागर शैली के मंदिरों में के प्रांगण में पृथक दीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ का कोई विधान नहीं है, जबकि द्राविड़ शैली में विशाल दीप स्तंभ और ध्वज स्तंभ का विधान है। सामान्यतः नागर शैली के मंदिर द्रविड़ शैली की तुलना में कम ऊंचाई के हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर नागर शैली की तुलना में अधिक ऊंचाई के हैं। अब हम बात करते हैं बेसर शैली की। बेसर शैली वस्तुतः नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। बेसर शब्द कन्नड़ भाषा के शब्द वेशर से बना है और जिसका अर्थ है रूप, नवीन प्रकार की रूप आकृति होने के कारण इसे वेशर शैली कहा गया है, जो कि कालांतर में भाषांतर में बेसर या वेसर के नाम से जाना गया है। बेसर में विन्यास द्रविड़ शैली का है और
क्रियात्मकता इसकी अथवा रूप जो है वो नागर शैली जैसा है। इसीलिए वृहत शिल्प शास्त्र में इसका दूसरा नाम मिश्रक भी रखा गया है। ये जो शैली है इसका प्रसार क्षेत्र विंध्य पर्वत, विंध्याचल और कृष्णा नदी के बीच में है। हालांकि इस शैली में जो सीमाएं हैं वो ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर भी नहीं मिलते हैं। नागर शैली के कुछ मंदिर हमें दक्षिण में मिलते हैं तो द्रविड़ शैली के उत्तर में मिलते हैं, जैसे कि वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। इसी प्रकार की जो बेसर शैली के जो मंदिर हैं वो हमें चालुक्य नरेशों ने कर्नाटक में और होयसल राजाओं ने मैसूर में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि शायद जो दोनों नागर और बेसर, नागर और द्राविड़ यानी कि उत्तर और दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में बेसर शैली फली फूली। इस शैली का प्रारंभ 10वीं शताब्दी में हुआ और 200 वर्षों तक कन्नड़ प्रदेश में इस शैली के मंदिर बनते रहे। द्वार समुद्र के होयसल शासकों के संरक्षण में यह शैली अत्यंत विकसित हुई। इस शैली के मंदिर बहुगर्भी हैं। रथों के बीच अर्धस्तंभ और उनके बीच रथिकाएं हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्णा द्वितीय के द्वारा बनाया गया, जो कि 16 खंभों का मंडप है जिसकी छत चौरस है और इसमें नंदी के लिए एक अलग से मंडप बनाया गया है। इसी प्रकार केशव मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, दोड़ड़ा वासप्पा के मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर इस बेसर शैली के प्रमुख मंदिर माने जाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इन मंदिरों के निर्माण से जो मंदिर स्थापत्य है उनका विशेष रूप से विकास हुआ और जो धर्म के लौकीकरण और उपासना पद्धतियाँ थी, उन उपासना पद्धतियों के कारण हमें बहुत ही सुंदर स्थापत्य शैली और स्थापत्य का हमें विकास होता हुआ भारत के अंदर दिखाई देता है। और ये जो मंदिर हैं, ये मंदिर भारतीय स्थापत्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व अपनी भूमिका निर्वाहित करते हैं। इन मंदिरों के अतिरिक्त राजस्थान में जो राजपूताना शैली के मंदिर बने, जिन पर अन्य शैलियों का हमें प्रभाव दिखाई देता है, वो हैं जैसे ओसिया के मंदिर हैं, आबू के मंदिर हैं। इसी तरीके से चंदेल कला भी विकसित हुई मंदिरों के अंदर, जिसमें खजुराहो के मंदिर बने थे, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। जैसे कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, और उड़ीसा शैली के अंतर्गत उड़ीसा के मंदिर बने, जिसमें मंडप को जगमोहन कहा गया और ऊंचे शिखर बनाए गए, पिरामिड आकार के शिखर इनके बनाए गए। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इन सब के माध्यम से हम ये देखते हैं कि एक महान स्थापत्य शैली और एक अद्भुत और अति सुंदर स्थापत्य शैली का निर्माण हम भारत के अंतर्गत देखते हैं।